नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? बताओ। बताओ मयंक। चांसेस ऑफ एन इवेंट। एग्जाम्पल के साथ बता। हम उसको मारे? इतना गंदा प्रोबेबिलिटी? कोई अच्छा एग्जाम्पल यार, क्यों बेचारों को पिटवा रहा है? हाँ, मार भी सकते नहीं भी मार सकते, तो प्रोबेबिलिटी कितना? नहीं, जीरो प्रोबेबिलिटी। मार तुम किसी को नहीं सकते। तो जीरो चांसेस है उसका। अच्छा, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव दिया है। तू बेटा एग्जाम्पल दे। टॉस होता है तो हेड और टेल में कुछ भी आ सकता है, तो 50-50 चांस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो बचपन में आप लोग पढ़े हो 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ोगे, तो कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। ठीक है, इतना समझते हैं। अब 11th क्लास वाले प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है क्लास 11th में, सेट्स। ठीक है, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला था ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्या उसका फॉर्मूला था? Na प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद है? तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्जिमेटिक अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? तो हर साल जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हो, हर समय कुछ ना कुछ लेवल बढ़ते जा रहा था। तो अभी जो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ये वाले चैप्टर में, कि हम लोग कैसे सेट्स को यूज़ करके निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो देयर इज़ अ थ्योरम कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है बेस थ्योरम। तो ये 3 चीज़ नया पढ़ोगे, उसके बाद जो पहले से पढ़ते आओ वही पढ़ने वाले हो वापस। ठीक है, तो बस 3 चीज़ हम लोग पढ़ने वाले। कौन कौन सा? पहला लिखो, पहला नाम इज एक्सियोमेटिक अप्रोच। सेकंड, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एंड लास्ट इज बेस थ्योरम। उसके पहले वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वही चलेगा, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। नाउ अपना जो सबसे पहले एक्सरसाइज है, अच्छा ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा भी है प्रोबेबिलिटी का, क्लास 11th 12.8, या और भी है शायद 9 भी होना चाहिए, 80 है ना, तो 8 एक्सरसाइज है। सोच रहे हो कितना बड़ा टॉपिक हो गई है? तो ये बड़ा टॉपिक भी है, लेकिन इसको इतना छोटा छोटा, इसको ज़बरदस्ती इतना बनाया गया है, 5-6 एक्सरसाइज में ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझाना चाहता है। हाँ, तो एक एक चीज़ समझाना चाहता है, इसलिए बना दिया गया तो बड़ा चैप्टर। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, यही अपना मेन कॉन्सेप्ट है। कोर मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें 12th में आती है, ये 12th का पार्ट है कोर मैथ्स के हिसाब से, और हम लोग पढ़ रहे हैं इसको 11th में। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, अच्छा एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी लगता कब है? दो चीज ऑकर हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी कब निकालते हो? कुछ केस होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट आप करोगे, तो सबसे पहले वर्ड आता है क्या? एक्सपेरिमेंट। तुमने कुछ भी किया, एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। क्या? सिक्का उछालोगे, 1 बार, 2 बार उछालो, 3 बार उछालो, कार्ड निकालो, जो भी करना है, फेंको, फिर डाइस फेंको, जो भी करना है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक, अब कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसका रिजल्ट क्या आएगा ये तुम्हें पहले से पता है, तो क्या फिर वहाँ प्रोबेबिलिटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुछ होने वाला है और जो तुमको 100% पता है यही होगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी को उस एक्सपेरिमेंट में लगा के फ़ायदा है? व्हेन यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी क्यों लगाओगे? प्रोबेबिलिटी कब लगाते हैं? जब नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, देयर इज़ अ केस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ पे लगेगा प्रोबेबिलिटी। तो देखो एक्सपेरिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक, मतलब पहले से आपको पता है क्या होने वाला है, तो यहाँ पर
बेटा कोई फ़ायदा नहीं है प्रोबेबिलिटी को लगा के, तो इस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी को नहीं लगाते। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो हमारे सिलेबस में है और इसी पर प्रोबेबिलिटी बेस भी करता है, एंड दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार में आपको 100% पता है क्या होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड देन दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यहां पे प्रोबेबिलिटी लगाओगे नहीं। एक एक्सपेरिमेंट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला तो इस एक्सपेरिमेंट में आपका जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आने वाला है, वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के डेफिनेशन में अगर बोलो, डेफिनेशन भी है ऐसा एक्सपेरिमेंट वेयर यू हैव 2 और मोर देन 2 आउटकम्स। तो ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से इसका नाम रैंडम पड़ रहा है, क्या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। अब सोचो कि अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तब तो फिर इक्वल चांस है ना, कुछ भी आ सकता है। और जहां पे ये चीज वैलिड होता है वहां पे क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का कि बहुत सारे करियर में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही के बेसिस पे काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बड़े होगे तो आप लोगे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, आप लोगे हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में फर्क पता है आपको, क्या फर्क होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है कि कोई भी अनसर्टेन डेथ हो जाए आपको, हाँ तो आपको पैसा मिलेगा। बिल्कुल। और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई बीमारी हो जाए, कोई बीमारी हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह निभाया जाएगा, वो बैंक। जब ये इंश्योरेंस कोई भी लेता है तो क्या वो चाहता है कि वो सलट जाए? ये ऐसा खर्च है जो आप हर साल करेंगे और सरकार इसमें आपको छूट भी देती है कि अगर आप एक साल में 1.5 लाख तक का प्रीमियम पे करते तो आपके इनकम में से इसको घटा दिया जाता है। इंश्योरेंस को प्रमोट किया जाता है तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो इनकम टैक्स एक्ट पे देयर आर मेनी रिबेट्स जो अवेलेबल हैं टैक्सेशन पे। तो पहला रिबेट मिलता है किस पे, LIC। 1.5 लाख तक का प्रीमियम पे करो, उतना तुम्हारा इनकम कम हो जाएगा। दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस, वो आता है उस अलग सेक्शन में, 80D सेक्शन है, वहाँ पर आपको 25,000 का फ़ायदा मिलता है। 25,000 का प्रीमियम साल में, 25,000 का प्रीमियम साल में दे रहे हो, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है आपके पास। यंग एज में है तो कवरेज आपको 15-20 लाख का मिलेगा, थोड़ा ओल्ड एज में तो 10 लाख का कवरेज मिलेगा। अब सोचो ये इंश्योरेंस का बिजनेस चलता कैसे? लोन दिया जाता है ना, वो पैसा जो वहाँ दे रहे हैं वो लोन की तरह दूसरे बाद में दिया जाता है, उसमें जो इंटरेस्ट नहीं, लोन नहीं देते। और बताओ, और सोचो, आप लोगों ने, सब लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया मेरे को साल में दे दिया, ठीक है, कितने लोग आप लोग, जितने भी लोग हैं, तो उसका आपका मेरे पास एक पैसा आ गया। सपोज करो आप लोगों ने 10-10 हज़ार मुझे दिया, मुझे मिला के 10 लोगों को देते तो मेरे पास आ जाता है 1 लाख रुपए। तो मेरे साल में 1 लाख रुपये मेरे पास आ गया। अब इस पैसा को मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, एज अ कंपनी। मतलब सब इमेजिन कर लो, आई एम LIC। अब LIC के आप लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न जनरेट करूंगा अपने बिजनेस के लिए। मेरे को आपको पैसा कब देना होगा, जब आप में से कोई, नहीं वो वाला एग्जांपल नहीं लेते, जब आप में से कोई बीमार पड़ गया और आपको खर्च पड़ा। अब सोचो कोई खर्च, हॉस्पिटल का बिल तो ऑप्शन आप आता है, बिल आ गया 10 लाख रुपए का, और तुम लोगों ने सब मिलकर मुझे दिया कितना था, 1 ही लाख, और एक जब भी बीमार पड़ गया और 10 लाख का बिल आ गया, तो मेरे को बिजनेस वाइज तो नुकसान हो गया। मेरे पास आया कितना तुम लोगों से, 1 लाख, एक जब बीमार पड़ता है तो मेरे को देना कितना पड़ेगा, 10 लाख, तो मेरे को तो 9 लाख का नुकसान हो रहा है ना। तब तो बहुत डेंजरस बिजनेस है। और तुम लोग सबके सब क्लेम कर दिए तो सब बीमार पड़ गए, तो 10 × 1 करोड़ देना पड़ेगा। 1 लाख आया था और 1 करोड़ जाएगा, तो ये तो बहुत गंदा बिजनेस है। तो यहाँ पे काम आता है प्रोबेबिलिटी, कि जो भी ये प्रीमियम डिसाइड होता है, इस प्रीमियम को डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। कितने %, इतना जनता अगर देश में रहता है, कितने % लोगों को बीमारियां हो रही है, उसके हिसाब से ये परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स, इसके बेसिस पे बनाया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट क्या होना चाहिए। जैसे आप पॉलिसी बाजार का ऐड सुनोगे, 500 रुपये महीना दीजिए, 60 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपये मिलेगा। तो कभी सोचो कि ये जो 500 रुपये महीना है, ये बनाया कैसे जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जिनसे आप भाग रहे हो। और इस पर एक करियर है, ये काम करने के लिए करियर है, करियर का नाम है एक्चुरियल साइंस, जिसमें करना ही ये होता है। तो अब सोचो प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपने लोग जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। सट्टाबाजी भी सुनते हो, गेम वेम खेलते हैं लोग, पहले तो बहुत होता था। व्हेन IPL स्टार्टेड, अरे IPL स्टार्टेड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट?
बेटिंग, लीगल बेटिंग करते हो, ठीक है। कसिनो, कसिनो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का। वहाँ पे खेलोगे, बहुत मज़ा भी आता है, लोगों को नशा भी होता है। तो जब बड़े होगे, थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो जाना, तब जाना, बर्बाद करके आओगे नहीं तो खुद को। वहाँ पे क्या लगता है बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में पढ़ के फ़ायदा नहीं है, प्रोबेबिलिटी लगेगा नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, बाद में लिख लेना इसका एक्सपोर्ट करके। अब क्या हुआ कि आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स टेक कि आपने एक सिक्का को 2 बार उछाला और उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो बोलो एक सिक्का को 2 बार उछालोगे, क्या क्या आउटकम आएगा? एच एच, दोनों में हेड आ गया, फिर हेड और टेल, या फिर टेल और हेड और दोनों में टेल आ गया। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते थे, सारे पॉसिबल आउटकम को तुम लिख दोगे और उसको एक सेट के फॉर्मेट में लिखोगे। अब यहां से अगर इसको हटा दिया जाए तो आपने बोला सर ये टोटल का टोटल पॉसिबल आउटकम जो जो हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट का, वो हमने लिख लिया। अब इसको आप एक सेट के टर्म्स में दिखाओगे, तो यहाँ पर ये सेट वाला ब्रैकेट लगा दो और बोलो ये एक मेरा सेट बन गया, और इस सेट का नाम क्या होगा? सैंपल स्पेस। इस सेट का नाम क्या होगा? सैंपल स्पेस। तो बना लिया हम लोगों ने। तो ये टर्म अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। जो भी निकला, कहाँ से निकला? कौन सा एक्सपेरिमेंट से? रैंडम एक्सपेरिमेंट से। अब क्या हुआ कि ये तो सारा पॉसिबल आउटकम निकल गया। अब इसके बेसिस पे तुमने कुछ कुछ कंडीशंस बना लिया, जितने भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उसको ब्रेक करके तुमने कुछ कुछ कंडीशन बनाया। सपोज करो पहला कंडीशन है, बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो बताओ टोटल आउटकम कितना है? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हमारे पास? 4। इसमें से 2 बार हेड है, दोनों का दोनों हेड आएगा, वो फेवरेबल आउटकम कितना है? 1। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाला 10। फिर आपने बोला दूसरा कंडीशन बताते हैं, चलो ये बताइए कि एक हेड आने का कितना चांस होगा। तो एक हेड कितनी बार दिख रहा है आपको? टोटल आउटकम क्या है? 4। तो यहाँ पे आपने बोला 2/4। ऐसे करके तुमने कंडीशन बना, एक और बना लो, एक ही बनेगा, और 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। 0 हेड का मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब कौन सा केस की बात कर रहे हैं? टीटी। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये जो तुमने अपने से कंडीशंस अलग अलग डिवाइड किया, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स। क्या बोलते हैं इस कंडीशंस को? इवेंट। तो आपको सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का जितना आउटकम आ सकता था उसको लिखा, उस सेट का नाम क्या हो गया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में अलग अलग कंडीशंस डालते जाओ, आपको क्या मिलते जाएगा? इवेंट्स मिलते जाएगा। ठीक है, तो अपने को इवेंट्स मिल गया यहाँ पे। क्लियर? चलो इसको नोट करोगे? नहीं करोगे? अबे नोट कर, नहीं करेंगे। इसको नोट कर, रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन 12.1 और 12.2 बहुत आसान लगेगा आपको। क्यों? 12.1 में आपको सैंपल स्पेस लिखने सीखना है कि कितना सारा पॉसिबल आउटकम हो सकता है, उसको अच्छे से लिखने सीखना है सेट के फॉर्मेट में। दूसरा जो हमारा 12.2 होगा वो होगा इवेंट्स के बेसिस पे, कि इवेंट्स जैसे आपने अलग अलग कंडीशन लिखा है तो उसका वैरायटी होगा कि सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, श्योर क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ोगे, एग्जॉस्टिव इवेंट, तो इसका कैटेगरी पढ़ोगे। अब ये 2 एक्सरसाइज खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा जो हमने 3 पॉइंट स्टार्टिंग में लिखा था। कौन कौन सा? एक्सियोमेटिक अप्रोच, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो पहला 2 एक्सरसाइज में हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरे में इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा से स्टार्ट होगा एक्सियोमेटिक, टोटल प्रोबेबिलिटी और वगैरह। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला निकाल लो 12.1 एक्सरसाइज। इसमें कुछ नहीं करना, अपने को सैंपल स्पेस लिखने सीखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब देखो ये आपको बहुत आसान लगेगा थोड़ा देरी में, लेकिन ये बेस है। अगर आप यहाँ ये नहीं समझ पाएंगे, प्रोबेबिलिटी में गलती होगा आगे जाके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझो। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? वही होगा HH, फिर TH और TT। ठीक है, ये हो गया। सेकंड में आओ। सेकंड में बोल रहा है 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। सेम ही चीज होगा फिर तो सेकंड में तो एकदम सेम टू सेम यही चीज आ गया। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड सेज 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन अगर आप उछालोगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? देखो बहुत बार आपसे गलती हो जाती है, इस गलती को नहीं करना है। तीनों का निकाल दोगे सैंपल स्पेस बिना मिस्टेक किए।
रिलेट करोगे। अगर आपको रिलेशन में प्रॉब्लम होता है तो कैसे रिलेट करें, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस लिखोगे तो सबसे पहले वाला आउटकम क्या होगा, एच का, एच और एच। तो आपने लिखा सबसे पहले एच एच एच, उसके बाद ये वाला खत्म हो चुका है, एच 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 रिलेट हो चुका है, फिर एच को और टी को, तो यहाँ पर आप लिख ले एच एच एंड टी। चलो ये वाला एच खत्म, अब यहाँ से रिलेट करो इसको, तो एच टी और एच टी और एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये। फिर यहाँ पे हेड खत्म हो गया इस रिलेशन के साथ, हेड का टेल के साथ और टेल के साथ, तो यहाँ पर आप लिखोगे एच टी टी। ये आपने हेड के सारे पॉसिबिलिटीज लिख डाले। दो तरीका है, एक तरीका ऐसे, एक तरीका और है, दोनों समझेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर, गलती से भी मिस्टेक करोगे, सबसे पहले ये वाले पहले वाले हेड को पकड़ते हैं, लेट्स मार्क इट एज येलो कलर। तो सबसे पहले हमने इसका सारा पॉसिबिलिटी लिख डाला। इसका सारा पॉसिबिलिटी कैसे लिखोगे, एच पहले रिलेट हो रहा है एच से, और ये वाला एच जा रहा है इसके साथ, पहला केस आया अपने पास। दूसरा ये एच इससे रिलेट हो रहा है और ये एच इस टेल से रिलेट हो रहा है, तो एच एच टी लिख लिया हमने। फिर यहाँ वाला हेड इसके साथ एग्जॉस्ट हो गया, ये खत्म। अब ये रिलेट करेगा ये वाले टेल के साथ, तो एच टी, और यहाँ पे क्या है, हेड, तो एच टी एच यहाँ पे लिखा, फिर एच टी और टी। सारा पॉसिबिलिटी हमने खत्म कर लिया ये वाले का, ये एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, टी। बताओ टी को स्टार्ट करोगे रिलेट करना, तो ऐसे करके जाओगे तो क्या मिलेगा, टी एच एच, फिर यहां से टेल हेड और फिर टेल, फिर ये वाला एच खत्म हो चुका है, क्या बचा अब यहां पे, टी टी टी, और फिर लास्ट में टी टी एन। सारा आउटकम लिख लिया हम लोगों ने। इसमें 3 तक में कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत आता जब 4 का केस आएगा। विल हैव अ क्वेश्चन जहां पे ये 3 बार नहीं 4 बार भी टॉस हो गया कोई, तो उसमें क्या करो, और एक एच और टी यहाँ पे ऐड कर देना और रिलेट करना, वैसे ही मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। 4 से ज़्यादा केस नहीं आता, 5 का आता ही नहीं है, तो 4 का केस आ गया, रिलेट कर लेना। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 कॉइन का केस, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से, बहुत बार पढ़ेंगे ये वाला, 3 बार टॉस होने वाला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ हेड कम्स अप अ डाई इज थ्रोन। क्या कंडीशन दिया इस बार, सिक्का उछालोगे, अगर टेल आया तो कुछ नहीं करना है, अगर टेल आया तो कुछ नहीं करना, और अगर हेड्स आ गया तो डाई थ्रो करोगे। तो चलो, तो इमेजिन करते हैं कि आपने फेंका और पहले आ गया हेड, तो फिर डाई फेंकना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, नंबर आ सकता है 1, या क्या नंबर आ सकता है 2, ऐसे करके कहाँ तक जाओगे, ठीक है। और आपने फेंका और पहली बार में आ गया टेल, तो कुछ करना है उसके आगे, तो बस यही हमारा सैंपल स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा ये बहुत बेसिक से एक्सरसाइज है, कुछ टफ वाला चीज़ है नहीं, लेकिन अगर ये नहीं आता आपको तो आगे के जो टॉपिक्स है उसमें प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको बहुत हल्के मत लेना, सैंपल स्पेस डिज़ाइन करना सीखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड इट्स कलर इज नोटेड। कितने कलर होते हैं, 2, तो या तो रेड का आएगा या तो ब्लैक का, लेकिन जो इसका आंसर आपकी किताब में दिया हुआ है ना, वो कलर के बेसिस पे नहीं दिया हुआ है, वो स्वीट के बेसिस पे दिया हुआ है। तो कितने टाइप के वैरायटी होते हैं, अगर कलर का क्वेश्चन है तो आंसर होना चाहिए तो या तो रेड या तो ब्लैक, लेकिन जो आंसर आपकी किताब में है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग। उसमें क्या है, वो लिखा है डायमंड का कार्ड होगा, या फिर स्पेड हो सकता है, या फिर क्लब, या फिर हार्ट। तो वहाँ पे ना जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पे कलर को हटा के वहाँ पे स्वीट लिख दो, कौन सा स्वीट होगा भाई। और कलर का अगर क्वेश्चन होता तो रेड और ब्लैक 2 ही आता। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी रोड। अब ये तो बहुत ही भयानक काम है, मतलब इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट है ये कि आपको काम मिला है, बैठो रोड में एक्सीडेंट गिनो। तो पहला दिन हो सकता है कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, तो क्या लिखोगे 0, या एक होता हुआ देखा हुआ बंदा रिकॉर्ड कर लिया, या 2, कहाँ तक जा सकता है, कुछ भी जहाँ भी जा सकता है, ठीक है। कौन कौन ये जॉब में काम करना चाहेगा,
कुछ नहीं करना, बस बैठ के देखना गाड़ी पलटा कि नहीं। क्या एक्सीडेंट हो तो उसको उठाना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन पूछा है तेरे को, मदद मांग रहा है तेरे से, नहीं ना। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ बॉक्स कंटेन 1 रेड, अ बॉक्स कंटेन एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स है, ठीक है। 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. Write the sample space for this experiment. अब सुनो ध्यान से, यहां पर अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से पढ़ो वापस, 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। अगर ये आइडेंटिकल वर्ड नहीं होता तो अभी क्या इमेजिन करोगे कि एक लाल कलर का बॉल है और 3 वाइट कलर का बॉल है, और तीनों कैसे दिख रहा है? एक ही जैसा दिख रहा है। अगर ये एक जैसा वाला वर्ड यूज़ नहीं होता तो हम लोग इस 3 को ऐसे नहीं लिखते वाइट बॉल नंबर 1, वाइट बॉल नंबर 2 और वाइट बॉल नंबर 3, अगर आइडेंटिकल नहीं दिख रहा होता। लेकिन यहाँ पे बोल दिया आइडेंटिकल है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो देयर विल बी क्वेश्चन जहाँ पर ये भी यूज़ होगा। तो कब यूज़ होगा? जब ये वाइट बॉल्स डिफरेंशिएबल है, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे बोला नहीं कर सकते। चलो कितना बॉल निकाल रहे हैं हम लोग? 2 बॉल्स आर ड्रॉन। चलो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? एक रेड बॉल निकला और दूसरा वाइट बॉल निकला पहले, फिर पहले निकल गया वाइट बॉल, फिर निकला रेड बॉल, और दोनों का वाइट वाइट। रेड तो 2 है ही नहीं ना, रेड तो अपने पास एक ही है, तो हमने बॉल्स निकाल लिया, 3 सैंपल स्पेस आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिकल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अगर वो वर्ड नहीं होता तो इसको हम लोग W1 W2 W3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3 says, consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a tail comes up for the first time. देख रहे हो कैसा फालतू फालतू एक्सपेरिमेंट है? आपको एक सिक्का उछालना है और तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक कि टेल नहीं आ जाता। तो बोलो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले एक बार उछाला तो टेल आ गया, तो उसके बाद सिक्का नहीं उछालोगे। उछाला और आया हेड, फिर उछालना पड़ेगा, आ गया टेल, रुक जाओगे। फिर उछाला, हेड आया, फिर उछाला, फिर हेड आया, फिर तीसरा में आ गया टेल। तो ऐसे करते करते ये सीरीज जो है आगे चलता जाएगा। 3 बार आया फिर टेल, इट विल कीप ऑन गोइंग। 3 डॉट्स लगा के छोड़ दो, सैंपल स्पेस बन गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, पढ़ो। इन टीम ए 2 बॉयज 2 गर्ल्स। अच्छा, तो पहला टीम है ए, तो इसमें कितने बॉयज है? 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। टीम है बी, तो इसमें क्या हो रहा है? कितने गर्ल्स है? 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। कौन सा टीम में जाओगे? फर्स्ट अ टीम इज चोजन। सबसे पहले क्या लिख रहा है? अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर जो ये 2 बॉय 2 गर्ल है, क्या ये लोग आइडेंटिकल है कि अलग अलग है अलग अलग। तो अगर ये अलग अलग है तो आपको इसका नाम देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? इसका एक का नाम है B1, इस दूसरे वाले बॉय का नाम क्या है? B2। यहाँ पे भी गर्ल्स अलग अलग है तो इसको अलग अलग करोगे, ये हो गई G1 और ये हो गया G2। लिख लिया। यहाँ पर एक बॉय है, इसको बोल दो बॉय नंबर 3। यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं तो इनका G2 था, यहाँ पे आगे लिख लो G3 G4 G5। पहले पूरा केस लिख दिया आपने। अब बोलो भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? अच्छा, सबसे पहले आप एक टीम चूज करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? एक टीम चूज करोगे और उसका एक प्लेयर चूज करोगे। तो लेट सपोज आपने टीम कौन सा चूज किया पहले? ए। अच्छा बी भी कर लेंगे भाई, बी भी आएगा। तो ए में चूज करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ए में बॉय नंबर 1 आ जाएगा, हो सकता है आपने चूज किया। और क्या हो सकता है इसके बाद? AB2, तो यहाँ पे लिखोगे AB2। और क्या हो सकता है? AG1 और AG2, AG1 और AG2। तो भाई पूरा एग्जॉस्ट कर चुके हम लोग टीम ए का ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? बी। तो बी में आप चूज करोगे तो क्या लिखोगे? B3। फिर क्या होगा? BG3 BG4 BG5। अब इसके पहले लिखने के पहले आप लिख सकते हो कि हेयर
A represent team A, B represent team B, B1, B2, B3, B4 represent the boys in different teams, and G1, G2, G3, G4, G5 represent girls in different team. ठीक है, और बेटर B1 and B2 are the boys of team A, G1 and G2 are the girls of team A. फिर B3 is a boy of team B, G1, G3, G4, G5 गर्ल्स ऑफ टीम B. ऐसे करके लिख के तब आप इसको सैम्पल स्पेस में लिखेंगे. डायग्राम चाहो तो बना लेना, डायग्राम बना सकते हो आंसर में. हालांकि क्वेश्चन ये आएगा ही नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में. जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका तैयारी कर रहे हैं बेसिकली. ठीक, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है 5. अ कॉइन इज टॉस. If it shows head, we draw a ball from a bag containing 3 blue and 4 white balls. ठीक है, हेड आया तो भाई बैग में से आपको बॉल निकालना है. अगर आपको टेल आ गया तो क्या करोगे? विल थ्रो अ डाई. हम लोग डाई फेंकेंगे टेल आने पर. डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस. अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहीं भी इसने लिखा है 3 आइडेंटिकल ब्लू एंड 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, ऐसा लिखा है क्या? नहीं. तो फिर हम लोग क्या ब्लू और वाइट बॉल्स को अलग अलग मार्क करेंगे? हाँ. तो ब्लू को कैसे करोगे? B1, B2, B3, और वाइट को कैसे करोगे? W1, W2, W3 ऐसे करके. चलो मार्क करो क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अगर हेड आया तो क्या करना पड़ेगा? बॉल निकालना पड़ेगा. लेट्स इमेजिन हेड आ चुका है, बॉल निकालोगे. कितने कितने बॉल्स हैं? 3 ब्लू एंड 4 वाइट. तो HB1, HB2, HB3, या चलो हेड वाला टेल खत्म हो गया, केस खत्म हो गया. अब आते टेल वाले पे. टेल आया तो क्या करना पड़ेगा? डाई फेंकना पड़ेगा. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा? TW1. अरे वो तो हो गया, हेड वाला केस खत्म हो गया. अब टेल आने पे आपको डाई फेंकना है. तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1, T1, T2, T3. हो गया सैंपल स्पेस खत्म. आसान लग रहा है ज़्यादा? नसीक बाबा, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया आप लोगों ने. वैसा टफ लगा जैसा आप पहले सोच रहे थे? वैसा टफ था वाकई में? नहीं. जिन लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, कौन कौन थे फंक्शन? फंक्शन जनरली लोगों को टफ लगता है. आप लोगों को पढ़ने के बाद फिर टफ लगता है? ईमानदारी से बेटा अगर मेहनत करोगे तो मैथ्स उतना भी टफ नहीं होता है, तुम लोग जितना उसको बना देते हो. ये भी देखने एक्सरसाइज बड़ा है बस, और कुछ नहीं है. बड़ा एक्सरसाइज है लेकिन है आसान. आगे क्वेश्चन नंबर 6. सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट. 3 बल्ब आपको निकालना है, सिलेक्ट करना है. ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. साइन आपको पहले दे दिया है. डिफेक्टिव D होगा और नॉन डिफेक्टिव N. राइट द सैंपल स्पेस. 3 बल्ब निकालना है भाई. बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हेड और टेल वाला केस है ये. या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉट डिफेक्टिव. दूसरा, या तो दूसरा वाला भी बल्ब डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव. अब आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है. चूज पहला वाला. तो D को D के साथ और D के साथ. तो पहला लिखोगे D, D, D. ठीक है. पहले हम लोग इस लाइन को खत्म किया, फिर आते हैं इस लाइन से यहाँ पे. क्या क्या आएगा? D, D एंड N. अब ये वाला D तो यूज हो गया ना. चलो इस D को हटा दो. अब N पे आते हैं. तो D को N के साथ और ये ले जाओ यहाँ पे. तो क्या बनेगा? D एंड D, फिर D N N. चलो पूरे एग्जॉस्ट हो गया. D वाला केस खत्म, इसको करो गायब. अब आते हैं यहाँ पे. ये जाएगा इसके साथ और ये इसके साथ. तो क्या बनेगा? ND. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आपने NDD. सिमिलरली NDN, फिर NN, NND और आ गया केसेस. बन गया सैंपल स्पेस. आसान है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. बाप रे इतना जल्दी खत्म हो रहा है. तब आगे वाला भी एक्सरसाइज पढ़ लेंगे हम लोग 8.2. चलो क्वेश्चन नंबर 7. द नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर. 4 स्लिप में 1, एक में 1, 2, 3, 4 डाला हुआ है. द स्लिप्स आर देन पुट इनटू अ बॉक्स. एक बॉक्स में रख दो.
A person draws two slip from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space. तो बड़ा आसान हो गया. कितने स्लिप है अपने पास? 4. अपने पास है 4 स्लिप. एक में लिखा हुआ है 1, दूसरे में 2, 3 एंड 4. अब इसको एक आप बॉक्स में रख देते हो और 2 निकालते हो विदाउट रिप्लेसमेंट. तो बोलो क्या क्या होगा. सपोज करो पहले वाले में 1 निकला, दूसरे में क्या निकल सकता है? 2. पहले वाले में 1 निकला, दूसरे में क्या निकल सकता है? और 1,4. ये आ गया. ये वो वाला केसेस है जब पहला नंबर क्या होगा? 1. फिर क्या हो सकता है? पहला नंबर 2. तो 2 के साथ क्या निकल सकता है? 1. फिर 2 और 3, फिर 2 और 4. तो 2 वाला केस भी खत्म हो गया. अब पहला नंबर कौन सा हो सकता है हमारे लिए? 3. तो 3 की सेकेंड नंबर क्या क्या चांस है? 3, 1, 3, 2 और 3, 4. सिमिलरली 4, 4, 2 एंड 4, 3. अब देखो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए. ये तो हम लोगों ने लिख लिया. यहाँ पर बोल दे कि बोला था विदाउट रिप्लेसमेंट. क्या क्वेश्चन बोला था यहाँ पे? विदाउट रिप्लेसमेंट. और यहाँ पे बोल दे विथ रिप्लेसमेंट तो नंबर रिपीट हो सकता है. तो क्या क्या 1, 1 हो सकता है. तो यहाँ पर क्या क्या बढ़ जाता? 1, 1 आ जाता, फिर 2, 2 भी आ जाता, और 3, 3 और 4, 4. ऐसे आपको छोटे ही ऐसे ही चेंजेस मिलेगा प्रोबेबिलिटी में. थोड़ा थोड़ा केस बदल देगा. पढ़ो अच्छा से क्वेश्चन, कभी गलती नहीं होगा. आसान है. चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं. 12.2 इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है. तो इवेंट्स हम लोग समझ गए थे ना क्या होता है. पहले एक सैंपल स्पेस होगा, उसमें अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीज़ निकालते जाओ, तो वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है. अब हम लोगों को पढ़ना है बहुत ही आसान सा बेसिक चीज़, कितने टाइप का इवेंट होता है. लिखो इसको जल्दी से. इवेंट की कैटेगरीज. चार कैटेगरी हमारे पास इवेंट का. रेयर चांस है बेटा आने का कि आपसे पूछे कि एक आप हम सिंपल इवेंट का एग्जांपल दीजिए, कंपाउंड इवेंट का एग्जांपल दीजिए. ऐसा बहुत रेयर चांस है, बट चलो क्या पता किस्मत ख़राब हो आ गया. अब देखो क्या होता है, बहुत सिंपल से चीज़ है यार. इवेंट में जैसे हम लोगों ने अलग अलग नंबर ऑफ हेड्स बोला था ना, 2 होगा, तो उसका एक आंसर निकला था. जैसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला केस. तो हम लोगों ने बोला कि प्रोबेबिलिटी 2 हेड आने का, तो इसका आउटकम कितना पॉसिबल था? एक ऐसा बस आउटकम था. तो यहाँ पे बोलोगे ये एक ही आउटकम पॉसिबल है. फिर हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या थे? 1. तो यहाँ भी 1 था. तो जो भी इवेंट में, जो भी कंडीशन में, कंडीशन चेंज होता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता, उस कंडीशन में जो आउटकम हो वो कितना होगा? एक ही होगा, एक ही आउटकम आएगा. तो उस इवेंट को क्या बोलोगे तुम? सिंपल इवेंट. तो इस केस में कौन कौन सा सिंपल हो गया? ये वाला और ये वाला. अब एक से ज़्यादा आउटकम आएगा तो उसको क्या बोलोगे? कंपाउंड इवेंट. तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड दिख रहा है? सेकेंड वाला. तो ये हो गया हमारे लिए कंपाउंड इवेंट. तो बस यही है इवेंट का कॉन्सेप्ट, 2 सिंपल और कंपाउंड. इसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम होते हैं? लिखो ओनली 1 आउटकम. इस इवेंट का आउटकम एक ही होगा. ये हो गया सिंपल. 2 और मोर देन 2 आउटकम. वो हो गया कंपाउंड. कंडीशन क्वेश्चन में जैसा भी पूछे अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है? बोल देगा एग्जाम्पल देना, जो मन करता है तो लॉजिकल होना चाहिए बस. फिर आता है इम्पॉसिबल. अब सपोज करो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट है, वो कंडीशन है जो हो ही नहीं सकता. जैसे तुमने डाई फेंका और बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, 8 या नंबर ग्रेटर दैन 6, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं. तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट. जो वैसा इवेंट जो ऑकर होगा इसका आउटकम ही नहीं होगा. आउटकम विल बी नन. कोई आउटकम नहीं है. यहाँ पे लिख दो नो आउटकम.
फिर श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? आपने कंडीशन लिखा वैसे ही फिर से डाई फेंकते हो, नंबर लेस देन 7, तो बेटा 6 का 6 आ गया ना उसमें, तो ऑल आउटकम जो आ जाए अपने सैंपल स्पेस का सारा आइटम आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखो, आपको क्या बोला गया? डाई फेंका आपने, नंबर लेस देन 7, तब तो सैंपल स्पेस पूरा का पूरा यूज हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, उसको क्या बोलोगे? श्योर इवेंट। बस इतना क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सेट थ्योरी वापस से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सेट्स पढ़ा है, वापस से हम लोग एक बार सेट्स पढ़ते हैं और सेट्स के बेसिस पे फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। दिस इज 12.1। अच्छा ये चौक स्टार्ट करें। देखो किसको किसको सेट्स याद है? किसको किसको सेट्स याद है? 1 2 3 4 5 6, भूल गए? इसको क्या बोलते हैं? सेट ए सेट बी, पूरे को मिला के क्या बोलते थे? ए यूनियन बी। ये जानते हैं हम लोग, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। बीच वाले एरिया को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तो जानते हैं सब कोई। उसके बाद यहां पर इफ समवन आस्क यू कि ये वाला एरिया क्या होगा, तो ये वाला एरिया को क्या बोलते थे हम लोग? ये ए है सपोज करो और ये है बी, तो इसको क्या बोलते थे? बी माइनस ए माइनस बी। ए में सारे एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स को हटाना आपको, तो क्या बोलते थे इसको? ए माइनस बी। और इसका वैल्यू अगर उल्टे तरीके से बोलोगे तो क्या बोल सकते थे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बोल सकते हैं इसको भी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, और उसको कॉमन आपको लेके आना है ए वाले एलिमेंट से, तो इसको बोलते थे ऐसे। इसका ठीक उल्टा भी होगा, बी माइनस ए, और बी माइनस ए करोगे तो क्या लिखोगे? बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन। इसका जस्ट रिवर्स करना, तो ये आगे पीछे आ जाएगा। ये पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या होता है? अगर आपको बोला गया दिस इज ए, तो इसके बाहर वाला पूरा एरिया क्या होगा? तो इसको छोड़कर जो बाहर वाला एरिया है दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे। याद है इतना सबको? पक्का? इंटरसेक्शन भी याद है? चलो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे। अब हम लोग को दो नया चीज़ पढ़ना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना एंड में। दो नया चीज़ पढ़ना है। पहला होता है, ये लिखो, लिखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिर्फ एग्जॉस्टिव इवेंट लिखो, सॉरी म्यूचुअली नहीं लिखना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और यहाँ म्यूचुअली यहाँ ऐड करोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस यही है हमारा एक्सरसाइज, आखिरी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं 12.2 के लिए। तो क्या होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं, सॉरी, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? सपोज करो तुमने दो सेट बनाया, एक बनाया सेट ए और दूसरा बनाया सेट बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाई फेंका, तो डाई का सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस है। अब हमने कंडीशन लगाया इसमें, पहला कंडीशन नंबर इवन नंबर्स। पहला सेट क्या बनाया हमने? इवन नंबर्स का, तो इवन नंबर्स का सेट है ए। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? तो आपने ये बोला 2 4 और 6, ये आ गए। फिर दूसरा कंडीशन बनाया, उसको नाम दिया दूसरे कंडीशन को इवेंट बी, और वहां बोला क्या कौन सा होगा? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से आ गए? 1 3 एंड 5 आ गया ये। तो एक सेट बनाया, दूसरा सेट बनाया, ये इवेंट ए एंड बी। अब बोल रहा है आप निकालो ए यूनियन बी। क्या निकालोगे? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी करोगे तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? सारा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्या इसका वैल्यू सैंपल स्पेस है? क्या सैंपल स्पेस भी यही था? तो ऐसा हुआ कि आपने जो भी इवेंट रखे, दो या दो से ज़्यादा, और उनको अगर आप उनका निकालोगे क्या? यूनियन। आप उनका क्या निकालेंगे? यूनियन। और वापस अगर वो आपको सैंपल स्पेस दे दे तो इन सारे इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या ये दो से ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो वो सारा इवेंट्स जिसको आप
जिसके एलिमेंट्स को आप ऐड करो या उसका यूनियन निकालो, तो आपको वो क्या दे दे रिजल्ट में? सैंपल स्पेस। उन सारी इवेंट्स को क्या बोला जाता है? एग्जॉस्टिव इवेंट। आसान है? तो ये वो एग्जॉस्टिव आते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब समझते हो ना? सिर्फ तुम्हारे पास ये ऑफर है, मैं बोलता ना एक्सक्लूसिव ऑफर, मतलब ये ऑफर सिर्फ मेरे पास है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अगर सेट ए में कुछ है तो वो सेट बी में नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो आज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालते, कोई भी एलिमेंट्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें? कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन, तो आप क्या बोलोगे? ये तो नल सेट है, तो इसको क्या लिखोगे? दिस इज अ नल सेट। तो अगर आपने दो इवेंट को चूज किया और उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं निकलता है, ठीक है, तो उन दोनों इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे फिर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक। अब बाय डिफॉल्ट ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। क्या चीज़ का? ए और बी, आपने डाई का एग्जाम्पल लिया, क्या ए और बी मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाते हैं? क्या ए और बी मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं? हाँ। क्या ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी हैं? दोनों का दोनों है। तो ऐसा आपको कंडीशंस क्वेश्चन में मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये बहुत यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? आप बोलोगे कि सेट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलोगे? सेट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको दो इवेंट दे दिया या दो से ज़्यादा दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताओ ये एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं, तो क्या करोगे? सैम्पल स्पेस देखोगे पूरा सबको, उसका यूनियन निकाल के, अगर सैम्पल स्पेस आ गया तो हो जाएगा एग्जॉस्टिव, नहीं आया तो नहीं होगा। फिर आपसे पूछेगा बताओ ये जो इवेंट्स है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, निकाल के देखना दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ निकला कि नहीं, नहीं निकला तो ये हो जाएगा। बस ये एक्सरसाइज है 12.2। चलो क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। दे सकते हैं वही वाला, नंबर ग्रेटर देन 6 या गेटिंग अ 7 इन अ डाई, इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर इवेंट दे सकते हैं, डाई फेंको नंबर लेस देन 7, श्योर इवेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड, राइट इट सैंपल स्पेस एंड ऑल द पॉसिबल इवेंट्स। सैंपल स्पेस लिख सकते हो आप लोग? लिख सकते हो? लिखो पहले सैंपल स्पेस। अच्छा, एक और खास बात देखो, जो भी सैंपल स्पेस होता है, जो भी इवेंट होता है, ये इवेंट, ये कंडीशन कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। ये जो इवेंट आप जो भी लिखोगे एक स्पेशल कंडीशन है जो आपने लगाया कहाँ पर है? सैंपल स्पेस में। तो कैन वी से दैट इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस? क्या ये बोल सकते हैं ऐसा? इवेंट आ कहाँ से रहा है? इवेंट तो आ रहा है यहीं से ना। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? सैंपल स्पेस में। तो क्या हम कह सकते हैं कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस? और सबसेट निकाला तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको सैंपल स्पेस दे देता हूं और बताओ उसमें क्या क्या इवेंट पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आपको इवेंट निकालने बोला है तो आपको क्या निकालना है? सैंपल स्पेस का सबसेट। क्वेश्चन क्या होगा फिर से सुनो, आपको दे देगा एक सैंपल स्पेस और बोलेगा बताओ उसमें क्या क्या इवेंट पॉसिबल होते हैं। तो सारे इवेंट लिखोगे, जितना भी सबसेट है उसका, उस सेट का सबसेट बनाओगे, खत्म। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड। तो जब कॉइन टॉस होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा उसका? तो सैंपल स्पेस आया हेड और टेल, यही आएगा। अब बोल रहा है उसके आगे एंड राइट इट सैंपल स्पेस, लिख दिया ऑल द पॉसिबल इवेंट। सबसे पहला पॉसिबल इवेंट, इसका सबसेट लिखना है। चलो भाई, सबसे पहले क्या लिखोगे? कुछ नहीं, सबसे पहले कुछ नहीं। फिर उसके बाद लोगे एक एलिमेंट, कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, फिर लोगे दूसरा वाला एलिमेंट और फिर लोगे तीसरा, दोनों के दोनों ले लोगे। तो आपने यहाँ पे इसका सबसेट लिख दिया। ये इवेंट्स पॉसिबल है जो हो सकता है। अब इस इवेंट को हम लोग अपने मन से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको नल को इसको डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? कंडीशन क्या लिख सकते हो? एक सिक्का फेंका है, हेड और टेल आ सकता है।
आपको एक ऐसा कंडीशन बोलना है जिसमें रिजल्ट आए कुछ नहीं, क्या बोलोगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1? क्या सिक्का फेंकने पर कोई भी चांस है नंबर 1 आने का? एक नंबर नहीं आ सकता तो आएगा ही नहीं, इवेंट में कुछ नहीं होगा फिर। समझ रहे हो? ऐसे करके अपने मन से बनाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ये लिखे क्या है? ये ई है, दिस इज ई, और ये है फाई, नल सेट लिखे हैं। ये ई अजीब सा है, ठीक है चलो आगे। अभी ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो अच्छे से। बोरिंग लग रहा है अनुष्का? इंटरेस्टिंग लग रहा है? अरे झूठ ऐसे बोलो कि पकड़ा ही नहीं। ये तेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है? किसी उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है? सी देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं दैट मीन्स रियली में आपको बहुत लॉजिक्स और ये सब बहुत पसंद है। जैसे पीएनसी लॉजिक है भाई, मतलब आप कितना अच्छा समझ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर लॉजिक से चलता है। 3rd चैप्टर ये है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद तो फंक्शन में आपको पता है डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना फॉर्मूला होता है, चेन रूल क्या होता है वगैरह वगैरह, वो पता है, उसको अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे सोचना पड़ता है। तो ये चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए अगर आपको मैथ्स से बहुत लगाव रखना है। पीएनसी शुड बी देयर, लॉजिकल रीजनिंग शुड बी देयर एंड प्रोबेबिलिटी 3rd नंबर पे। और अगर नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, झेल लेंगे 2 साल। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई इफ ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलो आपने सबसे पहले डाई फेंका, सबसे पहले लिखा करो सैंपल स्पेस। कोई भी क्वेश्चन आए ठीक है, डाई फेंका सैंपल स्पेस, इवेंट ए को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ए में क्या बोल रहा है, नंबर्स क्या होंगे, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है इसमें? 1 प्राइम नंबर कब से होने लग गया? 2, फिर लिख लिया इवेंट ए। फिर बोल रहा है इवेंट बी में क्या होगा, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आ गए 1, 3 एंड 5। चलो लिख लिया, जो जो बोला सब लिख दो। देन राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। पहला बोल रहा है ए और बी, तो ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी। ए और बी यही होता है ना, तो ए यूनियन बी लिखोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 और 5। पहला चीज ए यूनियन बी। फिर बोलता है ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब, वेरी गुड, इंटरसेक्शन निकालना इस बार। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आएगा, 3 और 5 लिख लिया। 3rd क्या है, ए बट नॉट बी। तो ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। तो ए में से माइनस करो बी के एलिमेंट्स, तो 3 और 5 गायब हो गया। तो क्या बचा, लास्ट इज नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री, ये निकालना है। क्या क्या है ए में, 2, 3 और 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आ गया, 1, 4 एंड 6। बहुत ज़्यादा आसान है, बस पूरा एक्सरसाइज होमवर्क में दे सकते हैं फिर तो, क्योंकि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा इसके बाद वाले टॉपिक से 12.3, जहाँ से एक्जिमेटिक अप्रोच स्टार्ट होता है। ये है आपको ऐसे ही खुश करने के लिए दिया है। ये सब नहीं आएगा बेटा एग्जाम में, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत अच्छे टॉपिक्स है अपने पास। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे फिर, तैयारी करने के लिए, ऐसे नहीं कर रहे इसी का आगे है जाके, ये नहीं समझोगे तो हाँ होमवर्क भी दे दे। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। जाओ सैटरडे मनाओ। डू यू गाइज स्टडी ऑन संडेज? कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हो? अनुष्का तू नहीं पढ़ती होगी मेरे को लग रहा है। दिव्यांशु तो पढ़ता होगा, ऋषभ भी पढ़ता होगा, मैं भी पढ़ता होगा। आप पढ़ते हैं तविश? मंडे, अच्छा मंडे टेस्ट के लिए, हाँ तो डीपीएस का मजबूरी है, तो ये क्वेश्चन डीपीएस के लिए नहीं है। दिव्यांशु पढ़ते हो संडे को?
संडे को रात में पढ़ते हो? अच्छा, सुबह नहीं? चलो, मूवी जाते हो? एनिमल देखने जाएगा? जा रहे हो? पता नहीं, मिक्स्ड रिव्यू आ गया उसका। अच्छा मूवी है, देख लिया? ओके, चलो देखेंगे। पापा और बेटा का बॉन्ड है ना, तो हमारे पापा मूवी देखने जाते हैं जनरली। अजीब अजीब चीज, मतलब फैमिली लाइक नहीं है? ओह, फैमिली वाला नहीं है? हमारे पापा देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड। तो एक सिक्का और एक डाई आप फेंक रहे। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिख लेंगे हम लोग। चलो, पहले डाई लिखा है कि पहले कॉइन लिखा है? कॉइन लिखा है। चलो लिख लो भाई सैंपल स्पेस। क्या क्या होगा बताओ? हाँ, हेड आएगा और साथ में नंबर 1, फिर ये हो गया। उसके बाद क्या क्या आ सकता है? टेल। टेल के साथ भी नंबर्स पॉसिबल है। लिख लिया हम लोगों ने सैंपल स्पेस। आगे आते हैं। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एंड फॉलोइंग इवेंट। पहले बोल रहा है इवेंट ए, गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। बताओ ए में क्या क्या लिखोगे? ए में लिखोगे H2, H4, H6। इवेंट नंबर बी, गेटिंग अ प्राइम नंबर। गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलो बताओ क्या क्या हो सकता है? प्राइम नंबर कौन कौन से? यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है। यहाँ पे भी 2 है, 3 है और 5 है। तो लिखेंगे यहाँ पे H2, H3, फिर T2, T3 एंड T5। C इज गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर। तो टेल और ऑड नंबर चाहिए। बताओ क्या क्या होगा? T1, T3 एंड T5। D, गेटिंग अ हेड और अ टेल। तो बेटा डी में तो वापस पूरा लिख देंगे। डी में तो वापस से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख डालना। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब ये क्वेश्चन था, इसके आगे देखो क्वेश्चन यहाँ से है, आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पॉइंट नंबर ए पे आओ। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए इंटर ए यूनियन बी करो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है कि एक्सक्लूसिव पूछा है? इंटरसेक्शन करो। तो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है ना? H2 आ गया ले। तो क्या होगा? क्या ये हो सकता है फिर? नो। क्यों? दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5। नल सेट नहीं है ये। तो क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर पूछ रहा है क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए इंटरसेक्शन सी कुछ नहीं है क्या दोनों में? वाह, इज इक्वल्स टू 5। तो भाई ए और सी है। फिर पूछ रहा है ए एंड सी क्या एग्जॉस्टिव है? ए यूनियन सी निकालोगे तो क्या ये एग्जॉस्टिव है? सैंपल स्पेस आएगा? नहीं आएगा। तो ए यूनियन सी इज नॉट इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, हेंस ए एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव। लास्ट में पूछ रहा है क्या ए और डी एग्जॉस्टिव है? हाँ, ए और डी में तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस पहले से है, तो ए और डी क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टिव हो जाएगा। आसान लगा ये? तो एक्सरसाइज 12.2 के जो बाकी क्वेश्चंस है, कैन आई गिवन होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 एग्जाम्पल्स भी अप्रोच करना। प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल्स अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको डालो खत्म। अगली क्लास में ट्यूसडे विल स्टार्ट विद एक्सियोमेटिक अप्रोच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.